हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मजे में रखे, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं तुगलक वंश की। और इस तुगलक वंश की कड़ी में हमने पिछली जो हमारी कक्षा थी, इस पिछली कक्षा में हमने बात की थी किस प्रकार से तुगलक वंश का उदय होता है, किस प्रकार से संस्थापक बनता है तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, ध्यान रखना, मैंने आपको कहा कि गाजी की उपाधि धारण की। गाजी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान माना जाता है दिल्ली सल्तनत का। आज ये तुगलक वंश का पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 पिछली कक्षा में आपका मिक्स हो चुका। तो कई बार बच्चे कहते हैं गुरुजी पार्ट 1 कहाँ गया? तो क्लास में पार्ट 2 लिखा हुआ आ रहा होगा, तो इसको दिमाग में कोई असमंजस वाली चीज मत रखना। ठीक है, सीधे सीधे पार्ट 2 लगवाया। चलिए, हम बात कर रहे थे गयासुद्दीन तुगलक के अभियानों की। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक के अभियान। ठीक है, ध्यान से सुनना भाई। पिछली कक्षा में मैं आपको समझा चुका था। ठीक है, सबसे पहले दक्षिण भारत अभियान, दक्षिण विजय 1322 में। दक्षिण विजय सेनापति कौन है? तो ध्यान रखना, एक तो जीटी स्वयं है। जीटी का मतलब गयासुद्दीन तुगलक है वो। जीटी स्वयं वे उसका पुत्र जोना खां या जोन खां। ठीक है, आगे चल करके यही लिख रहा हूं इसमें, आगे चलकर एमबीटी के नाम से, मोहम्मद बिन तुगलक आगे चल करके किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? एमबीटी के नाम से। ठीक है, ध्यान रखना कि वारंगल को जीत कर उसका नाम सुल्तानपुर रखा। ध्यान रखना, मदुरई को जीता। मदुरई को जीता तथा इन दोनों का विलय दिल्ली सल्तनत में किया। जीटी ने लगभग संपूर्ण दक्षिण भारत को जीत लिया। अतः दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक क्षेत्रीय विस्तार
हुआ। नोट, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार, सर्वाधिक विद्रोह, वे पतन, तुगलक वंश में ही प्रारंभ हुए। जीटी का अंतिम अभियान, बंगाल के विरुद्ध था। जहां बलबन के पुत्र बुगरा खां ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। जीटी इस अभियान पर स्वयं गया। वे बुगरा खां को पराजित कर मार डाला। नोट, इसी अभियान के दौरान जीटी ने सूफी संत निजामुद्दीन औलिया को पत्र लिखकर दिल्ली छोड़ने का आदेश दिया। औलिया ने
जवाब में कहा क्या कहा? हनूज दिल्ली दूरस्थ अस्ति, मतलब हुजूर दिल्ली अभी दूर है। हुजूर दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? अब देखो क्या हुआ। तो बंगाल से वापस रवाना होता है गयासुद्दीन तुगलक। मैंने आपको कहा था पिछली क्लास में, जहां छोड़ के गया था वहीं से बात वापस स्टार्ट कर रहा हूं, कि गयासुद्दीन तुगलक वापस रवाना होता है, क्योंकि जवाब मिल चुका किसका? निजामुद्दीन औलिया का, कि दिल्ली अभी दूर है, पधारो तो सही, आओ तो सही हुजूर, दिल्ली आओगे कैसे? गयासुद्दीन तुगलक रवाना होता है और उसके भव्य स्वागत के लिए, क्योंकि पिता की इतनी बड़ी विजय थी तो जोना खां का खुश होना वाजिब ही था। तो जोना खां ने दिल्ली से थोड़ा सा पूर्व एक जगह है जहां जिसका नाम है अफगानपुर। क्या नाम है? अफगानपुर। इस अफगानपुर में गयासुद्दीन तुगलक के स्वागत के लिए सुंदर लकड़ी का महल का निर्माण करवाया। इस महल का निर्माण वास्तुकार जो था उसका नाम था अहमद अयाज। क्या नाम था? अहमद अयाज। बढ़िया महल बनवाया, भव्य महल बनाया लकड़ी का, और अपने पिता का भव्य स्वागत करना चाहता है। कौन? जोना खां। जैसे महल में घुसा, महल में घुसने के बाद में वहां पर एक सिंहासन बनवाया गया था लकड़ी का। उस सिंहासन के ऊपर जैसे ही बैठता है कौन? गयासुद्दीन तुगलक। खुदा की खुदाई देखिए कि वो पूरा का पूरा लकड़ी का जो महल है वो ढह जाता है, उसके ऊपर लकड़ियां गिरना स्टार्ट होती है। किसके ऊपर? गयासुद्दीन तुगलक के ऊपर। और वहीं धीरे धीरे करके पूरा का पूरा जो महल है वो ढह जाता है, और गयासुद्दीन तुगलक की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, मतलब दिल्ली नहीं पहुंच पाया। ये शायद और शायद निजामुद्दीन औलिया जी की भक्ति की ही शक्ति होगी। ये चमत्कार था उनका कि गयासुद्दीन तुगलक वापस पहुंच ही नहीं पाया दिल्ली, जिंदा तो नहीं पहुंचा, तो दिल्ली दूर ही रह गई, दिल्ली दूर रह गई। गयासुद्दीन तुगलक को उसी के द्वारा बसाए गए शहर तुगलकाबाद में दफनाया गया। तो मृत्यु का कारण क्या माना जाता है? औलिया का श्राप। औलिया का श्राप। तो इसके बाद में जोना खां गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद में क्या बन जाता है? शासक बन जाता है। कि जीटी की बंगाल विजय के उपलक्ष्य में पुत्र जोना खां ने
उसके स्वागत हेतु दिल्ली के समीप अफगानपुर में एक भव्य लकड़ी का महल बनवाया। इसी महल में दबकर जीटी की मृत्यु हो गई। तो जीटी को उसी के द्वारा बसाए गए तुगलकाबाद में दफनाया, वे मकबरा बनाया। ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक के निर्माण कार्य जल्दी से बात कर लेते हैं। नंबर 1, 1321 से 1325 के दौरान दिल्ली के समीप उसने तुगलकाबाद किले का निर्माण करवाया था, इसे अपनी राजधानी बनाया। 1321 से 25 के दौरान दिल्ली के समीप तुगलकाबाद किले का निर्माण करवाया। वह इसे अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, पहली बात तो यही महत्वपूर्ण। दूसरी, बेगमपुर भी दिल्ली में है। बेगमपुर में एक इसने विजय मंडल बनाया, एक खिड़की मस्जिद अभी पूछ लिया गया था, एक मोट की मस्जिद पूछा गया था अभी कांस्टेबल के पेपर में। ठीक है, तो बेगमपुर में 3 चीजें, खिड़की मंडल, विजय मंडल, खिड़की मस्जिद और चिराग दिल्ली मस्जिद। चिश्ती संप्रदाय के संत चिराग दिल्ली, उसी के लिए उन्होंने जो है इस चिराग ए दिल्ली मस्जिद का उन्होंने क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। ऐसा कहा जाता है कि चिराग ए दिल्ली ने पानी में दीपक जला दिए थे, उससे प्रभावित हुए थे कौन, गयासुद्दीन तुगलक, और इसी के लिए उन्होंने वहां पर एक जो है मस्जिद का निर्माण करवाया था। कहां पर, बेगमपुर दिल्ली में। जीटी ने
बेगमपुर दिल्ली में। विजय मंडल, खिड़की मस्जिद, और नंबर 3 चिराग ए दिल्ली मस्जिद। का निर्माण करवाया। ध्यान रखना ये सूफी संत चिराग दहलवी से प्रभावित होकर। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। तो ये तो होगी बात। अब मोस्ट इंपोर्टेंट बात याद रखना, जहां अलाउद्दीन खिलजी ने कठोर नीति अपनाई थी, ठीक है, मसादत की हमने बात करी थी, किसानों का उसने खून चूस लिया, लगभग 50% राजस्व वसूल लिया जाता था। वहीं गयासुद्दीन तुगलक ने किसानों के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण रखा, किसानों का सहयोग किया। विशेष बात याद रखना कि संपूर्ण तुगलक वंश का जो काल है, ये तुगलक वंश का काल किसानों के लिए दिल्ली सल्तनत काल के दौरान स्वर्णिम युग है। तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने किसानों के प्रति सहयोग और उदारवादी दृष्टिकोण रखा। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। किसानों के सहायता के लिए, उनके सिंचाई करने के लिए नहरों और कुओं का निर्माण किया, ऐसा करने वाला प्रथम व्यक्ति था। किसानों की स्थिति सुधारने के लिए उसने कृषि उपज व कृषि योग्य भूमि का विस्तार कराया। साथ ही साथ राजस्व दर 1/2 से घटा करके 1/3 कर दिया, 33%, पहले 50% लिया जाता था। किसानों का उसने कई प्रकार का जो तकावी ऋण हुआ करता था, उस ऋण को माफ कर दिया। साथ ही साथ गयासुद्दीन तुगलक ने अपने राजस्व अधिकारियों को एक आदेश जारी किया, और आदेश जारी करने के बाद उसने कहा कि एक इक्ता वर्ष में राजस्व की बढ़ोतरी 1/10 या 1/11 भाग से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। यदि किसानों के ऊपर किसी भी प्रकार का बकाया ऋण है, राजस्व है, तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में क्या किया जाता था कि उन्हें शारीरिक दंड दिया जाता था। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने बकाया ऋण और राजस्व नहीं चुकाने पर उन्हें दिए जाने वाले दंड को क्या कर दिया? माफ कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह कि भू राजस्व में राज्य की मांग का आधार जो था वो हुक्म ए हासिल। हुक्म ए हासिल का मतलब यह था कि यदि पैदावार हुई है तो ही लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। पैदावार के आधार पर राजस्व वसूलने का कार्य करने वाला व्यक्ति कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। यदि किसानों को किसी भी प्रकार की फसल में नुकसान भी हुआ, अतिवृष्टि हो गई है या अकाल पड़ गया हो, तो उस स्थिति में भी फसल का जो है राजस्व का क्या कर लिया जाता था? समायोजन कर लिया जाता था। आ गई बात समझ में? तो ये बातें आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। खुद और मुकदम को जो अधिकार छीन लिए गए थे पूर्ण रूपेण, तो वो भी उसने क्या कर दिए? लौटा दिए थे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य,
कि गयासुद्दीन तुगलक प्रथम सुल्तान था जिसने किसानों के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया। सिंचाई हेतु जैसे सिंचाई हेतु नहर व कुओं का निर्माण करवाया। राजस्व दर को एक बटा दो से घटाकर एक बटा तीन कर दिया। अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि एक इक्ता वर्ष में राजस्व एक बटा 10 या 1/11 भाग से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा। बकाया ऋण वे राजस्व नहीं चुका पाने पर किसानों को दिए जाने वाले शारीरिक दंड को माफ कर दिया। भू राजस्व में राज्य की मांग का आधार हुक्म ए हासिल
अर्थात पैदावार के अनुसार कर दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट, डाक व्यवस्था वे यातायात व्यवस्था को अत्यधिक तीव्र बनाया। अतः इस व्यवस्था का प्रथम पूर्ण रूपेण व्यवस्थापक माना जाता है। प्रथम पूर्ण रूपेण माना जाता है। ठीक है, क्लियर? ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना। इसने क्या किया, प्रत्येक 3.4 मील पर एक डाक कर्मचारी की नियुक्ति की। प्रत्येक 3.4 मील पर डाक कर्मचारी की नियुक्ति की। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखना। किसानों का मसीहा कहा जाता है। सबसे पहला मसीहा किसानों का कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक के बाद जो शासक बना, वो शासक कौन बना? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन बना? मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे बेटा? MBT। क्या लिखेंगे? MBT। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। शासनकाल का समय 1325 से लेकर के 1351 ईस्वी तक का शासनकाल का समय किसका माना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक का। कई कार्यों में मोहम्मद बिन तुगलक को अकबर का पूर्वगामी माना जाता है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर, अब यहाँ पर कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं होनी है। वस्तुतः पूर्ण रूपेण यदि हम बात करें, अकबर का अग्रगामी या पूर्वगामी जो माना जाता है वो फिरोज शाह तुगलक को माना जाता है, लेकिन धार्मिक नीति के कारण केवल और केवल मोहम्मद बिन तुगलक की जो धार्मिक नीति थी, उन धार्मिक नीति के कारण अकबर का पूर्वगामी, धार्मिक नीति में अकबर का पूर्वगामी मोहम्मद बिन तुगलक, पूर्ण रूपेण जो है अकबर का पूर्वगामी फिरोज शाह तुगलक। कौन? फिरोज शाह तुगलक। तो अब हम बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक की। एक हम लोग टेबल बना रहे हैं, उस टेबल के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक
ठीक है, इसी को मैं कोष्टक में लिख रहा हूं MBT। शासनकाल का समय देखो 1325 ईस्वी से लेकर के 1351 ईस्वी तक का शासनकाल का समय मोहम्मद बिन तुगलक का है। अब देखो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में एक छोटी सी हम यहाँ बना लेते हैं टेबल। ठीक है, भगवान ने चाहा तो यहीं से आपका क्या हो जाएगा, प्रश्न आ जाएगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे, ध्यान से सुनना भाई। मोहम्मद बिन तुगलक के यदि मूल नाम की बात करें तो जोना खां या जोन खां। उपाधि क्या थी, उल्गू खां की। साम्राज्य का विस्तार सबसे ज्यादा इसी के काल में हुआ। 23 साम्राज्य थे इसके काल में। किसके काल में, मोहम्मद बिन तुगलक काल में 23 प्रांत हुआ करते थे दिल्ली सल्तनत में। सर्वाधिक विद्वान शासक माना जाता है, सर्वाधिक विद्वान शासक माना जाता दिल्ली सल्तनत में अब तक का कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। बुद्धिवादिक दर्शन का उपासक था और इसलिए इसका देखो ध्यान से सुनना कि इसके दरबार में दो जैन मुनि जो थे वो दरबारी थे। कौन थे, एक का नाम था राजशेखर जिसने लिखा काव्य मीमांसा, एक जिन प्रभ सूरी। कौन, जिन प्रभ सूरी। और इन दोनों की सहायता से इसने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था। किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत का प्रथम ऐसा सुल्तान था जिसने हिंदू त्योहारों में भाग लेना प्रारंभ किया, जैसे होली, दीपावली और दशहरा। होली, दीपावली और दशहरा, इसमें जो है बहुत बड़े चाव से वो भाग लेता था। होली, दीपावली और दशहरा मनाता था। कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। पहली बार ऐसा शासन मिल रहा है। आगे बात समझे, ये तो बेचारा दुर्भाग्यशाली था। इसने जो जो योजना बनाई यदि वो क्रियान्वित हो जाती उस समय तो चीजें कुछ अलग होती। ठीक है, निजामुद्दीन, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि निजामुद्दीन औलिया से बहुत ज्यादा प्रभावित था और इसी के कारण निजामुद्दीन औलिया जो थे वो हिंदू और मुस्लिम में भेदभाव नहीं रखते थे। हालांकि मैंने आपको कथन भी बताया निजामुद्दीन औलिया का। मैंने आपको कहा कि उन्होंने कहा था कि कुछ हिंदू ऐसा मानते हैं, कुछ हिंदुओं को पता है कि इस्लाम जो है वो सच्चा धर्म है, लेकिन वो उसका अपनाते नहीं थे। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल कथन मिलता है औलिया जी का। इसी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिणी अफ्रीका का यात्री मोरक्को का मूल निवासी था जिसका नाम था इब्न बतूता। और इसे इब्न बतूता की पुस्तक है जिसका नाम है रहला। क्या नाम है, रहला। 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया। उसने पुस्तक लिखी जिसका नाम था रहला। इसमें सारी की सारी जानकारी मिलती है किसके बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। इस इब्न बतूता को उसने दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था, लेकिन अंतिम समय में दोनों में कुछ खटपट हो गई। चीन भी भेजा था, ठीक है, लेकिन बाद में खटपट हुई तो इसको क्या कर दिया था, कैद में डाल दिया था। किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। खैर देखिएगा, मूल नाम जोन खां या जोना खां। ध्यान रखना उपाधि का, उपाधि थी इसकी उलूग खां। ये उलूग खां कई लोगों को उपाधि मिल चुकी है, ठीक है ना, या उलूगू खां।
सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार, कुल 23 प्रांत थे। ध्यान रखना कि एमबीटी सबसे विद्वान शासक, बुद्धिवाद दर्शन का उपासक था। बुद्धिवाद दर्शन का उपासक था। दो जैन मुनि, कौन कौन बेटा जी? नंबर 1 राजशेखर, नंबर 2 जिन प्रभसूरी, इसके दरबारी थे। और इसीलिए सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया। ठीक है, हिंदू त्योहारों जैसे दिवाली, होली, दशहरा, इत्यादि में भाग लेने वाला प्रथम शासक था। ध्यान रखना कि निजामुद्दीन औलिया इसके आध्यात्मिक गुरु थे। नोट, कि अफ्रीका मोरक्को निवासी इब्न बतूता 1333 ईस्वी में
इसी के शासनकाल में भारत आया। रहला नामक पुस्तक की रचना की। जहां एमबीटी की समस्त जानकारियां मिलती है, एमबीटी की जानकारी मिलती है। ध्यान रखना कि एमबीटी ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। बाद में जेल में डाला। ठीक है, तो ये यहां से एक लॉजिकल प्रश्न भी बन सकता है कि कौन से यात्री को मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जेल में डाल दिया था। तो याद रखना किसको, इब्न बतूता को। पुस्तक लिखी थी कौन सी, रहला। किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, तो इस स्थिति में भी याद रखिएगा इब्न बतूता को किसने किया है, मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। आगे बात समझ में क्लियर है। आगे हम लोग बात करेंगे। देखो मैंने आपको कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो सबसे बड़ा विद्वान शासक माना जाता था। विद्वान शासक माना जाने के पीछे कारण क्या, ऐसा कहा जाता कि प्रथम ऐसा सुल्तान जो था जो कि खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान और अन्य कई विद्याओं में ये क्या माना जाता था, निपुण था ये। और फिर दूसरी बात कि इसने जो अपने शासन की जो नीति अपनाई थी वो था सर्वधर्म समभाव। प्रथम ऐसा सुल्तान जिसने भारतीय हिंदुओं और मुसलमानों को सरकारी पदों पर नियुक्त किया। एमबीटी की जो शासन नीति थी वो कैसी थी, सर्वधर्म समभाव थी। भारतीय हिंदू और भारतीय मुसलमानों को उसने पहली बार सरकारी पदों के ऊपर क्या कर दिया, नियुक्त कर दिया। इसलिए माफ कीजिए, बर्नी बड़ा परेशान हुआ है उसके इस कार्य से। तो बर्नी ने मोहम्मद बिन तुगलक को छिछोरा कहा कि तू छिछोरा है, भारतीय लोगों को यहाँ पर तो सरकारी पदों पर नियुक्त कर रहा है, तू माली है साढ़े, तो क्या है, माली है, तू जुलाह है, तू नाई है, तू रसोईया है। ठीक है, तो ये बातें कही किसने, बर्नी ने। ठीक है, कि एमबीटी के शासन की नीति, एमबीटी के
शासन की नीति, सर्वधर्म संभाव, सर्वधर्म संभाव की नीति थी। उसने भारतीय मुसलमानों व हिंदुओं को, उसने भारतीय हिंदुओं व मुसलमानों को उच्च सरकारी पदों पर नियुक्त किया। अतः बर्नी ने उसे छिछोरा, माली, जुला, नाई वे रसोइया कहा है। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। तो इस प्रकार से बड़ी बड़ी उपाधियां दी, किसको दी है? मोहम्मद बिन तुगलक को। किसने दी है? बर्नी ने कही है ये बातें। ठीक है, थोड़ी सी जल्दी जल्दी से हम लोग बात कर लेते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं और उसके अभियान के बारे में। एमबीटी की योजनाएं वे अभियान। मैंने कहा ना कि मोहम्मद बिन तुगलक बेचारा जो था ना, वो योजनाएं बड़ी अच्छी अच्छी बनाता था, लेकिन उन योजनाओं को वो अमली जामा नहीं पहना पाया। यदि उसकी योजनाएं सफल हो जाती तो मामला कुछ और ही होता, अलग ही होता। मोहम्मद बिन तुगलक अब तक उसने कहा कि यार अब तक कोई ऐसा नहीं हुआ जिसने, भाई भारत में तो अभियान किया है, जिसने बाहर मध्य एशिया वाला जो क्षेत्र है, इस मध्य एशिया वाले क्षेत्र के ऊपर भी वो अधिकार करना चाहता था। इसलिए उसने इराक, खुरासान, कराचिल, चीन और भारत का जो क्षेत्र है वहां पर की आगे बात करेंगे हम लोग, और ट्रांस ओशियाना के लिए जो है योजना बनाई, केवल समझना है। और इसके लिए उसने बहुत बड़ी विशाल सेना का जो है क्या किया, प्रावधान किया। अपनी सेना में लगभग 3.70 लाख सैनिक इकट्ठे कर लिए। $3.70 लाख सैनिक इकट्ठे कर लिए। और साथ ही साथ देखो, उस भोला आदमी था ये, बिल्कुल मेरी तरह। क्या करा इसने? सेना इकट्ठा करने के साथ ही साथ बड़ी काम क्या किया, सैनिकों को नगद भुगतान कर दिया। ये इसकी सबसे बड़ी भूल थी। एक उसने संगठन बनाया, त्रिमेत्री संगठन बनाया। अब्दुल सैयद के खिलाफ त्रिमेत्री संगठन बनाता, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक, तरमासरीन मंगोल का शासक था और मिस्र का सुल्तान, इन तीनों को मिलकर के जो है उसने क्या किया, कराचिल अभियान के बारे में सोचता है। वो खुरासान और ट्रांस ओशियाना का जो है प्रांत, उसमें वो अभियान करने का सोचता है, बड़ी सेना का निर्माण करता है 1332-34 में। लेकिन ये अभियान इसका क्या हो जाता है, बेचारे जीव का असफल हो जाता है।
सैनिकों ने पैसा लिया और पैसा लेने के बाद भग गए, तो पीछे क्या बचा? कुछ नहीं। ठीक है, तो 1332-34 खुरासान, ट्रांस ऑक्सियाना, ईरान। ठीक है, खुरासान मतलब बेटा कराची। पर अभियान करने हेतु 3.70 लाख की सेना का गठन किया। सेना को पूर्व में ही नगद भुगतान किया। अभियान असफल हो गया। अभियान असफल हो गया। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, समय कम बचा है। ठीक है, तो बाकी की बातें तो हम हमारी अगली क्लास में कर पाएंगे। कुछ और अभियान बताऊंगा, जैसे देवगिरी को इसने क्या बनाया था, राजधानी बनाया, उसके पीछे भी कारण था, माफ कीजिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना कि खुरासान के शासक, नोट लिख देता हूं एक लास्ट। खुरासान के शासक और खुरासान के शासक का नाम क्या था? अबू सैयद के खिलाफ, अबू सैयद के विरुद्ध त्रिमेत्री संगठन का निर्माण किया। ठीक है, आ गई बात समझ में? अगला हम बात करेंगे किस प्रकार से जो है इसने देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, और राजधानी बनाने के पीछे क्या क्या कारण था। ठीक है, ये सारी की सारी चर्चाएं हम हमारी अगली क्लास में करेंगे। एक दो क्लासें और लगेगी आपको तुगलक वंश में, तुगलक वंश समाप्त हो जाएगा, फिर थोड़ा सा सैयद और लोधी पढ़ेंगे, उसके साथ में आपका दिल्ली सल्तनत वाला जो चैप्टर है ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।